जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 14 का टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन। लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का कुछ हमारे 2-3 पॉइंट्स थे वो रह गए थे, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 2 को कंक्लूड करेंगे और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 जो कि हमारा इस चैप्टर का केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारा एक टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 हो गया और टेस्ट 2। कल हमारी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 इन 2 टेस्ट की डिस्कशन होगी। आप लोग अपना टेस्ट साथ लेके आइएगा। टेस्ट 2 तो अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ शायद, तो टेस्ट 2 का क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन हम आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर वगैरह आपने साथ लेके आना है ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो कल की क्लास में हम टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की डिस्कशन भी होगी और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो टाइम बचेगा उसमें हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलें। स्टडी हम क्या कर रहे थे कि अगर हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड, कंफर्मेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसीजर है जो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस प्रोड्यूस करता है ऑडिट में। इसीलिए दुनिया में जितने भी ऑडिटर्स हैं उनका फेवरेट प्रोसीजर है। हालांकि रिक्वायर्ड बाय आईएसए नहीं है। आईएसए ये नहीं कहता कि लाजमी हर ऑडिट पे कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करो। वो कहता है आपकी मर्जी है, कुछ केसेस में आप ओमिट भी कर सकते हैं। जैसे कब आप कंफर्मेशन का प्रोसीजर करें, जब रेस कम हो, जब बैलेंस मटेरियल हो, जब अदर सोर्सेज से एविडेंस, अदर प्रोसीजर से एविडेंस मिल रहा हो और जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे और मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल हो। तो इन सिचुएशन में हम कंफर्मेशन को यूज नहीं करते, वरना इनके अलावा तकरीबन हर क्लाइंट पे ऑडिटर की कोशिश होती है कंफर्मेशन को यूज किया जाए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो असर्शंस वेरीफाई होती हैं वो कौन कौन सी है? एग्जिस्टेंस की, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की, कट ऑफ की, कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती। ये भाई क्या कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती? कंप्लीटनेस कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन क्यों नहीं वेरीफाई होती? क्योंकि हम कंफर्मेशन सेंड करते हैं रिकॉर्डेड अमाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके। तो रिकॉर्डेड अमाउंट में तो ऑलरेडी वो अमाउंट है जो रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड अमाउंट, अब टेक्निकली बात बोलने लगा हूं सेंटेंस, अनरिकॉर्डेड अमाउंट्स अगर ढूंढनी है वो रिकॉर्डेड अमाउंट्स से नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए कंफर्मेशन चूंकि रिकॉर्डेड अमाउंट्स में से सैंपल उठाया जाता है वो कंप्लीटनेस की असर्शन को वेरीफाई नहीं करता। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था कि अगर हम एक क्लाइंट पे कंफर्मेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं, कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म, तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा। हमने सीखा सबसे पहले टाइमिंग ऑफ द कंफर्मेशन डिसाइड करनी है। टाइमिंग से क्या मुराद है कि इंटरम डेट पे या फाइनल डेट पे। इंटरम डेट पे टिश्यू पेपर दीजिएगा। इंटरम डेट पे कोई बात नहीं, अब मैं ये कह सकता हूँ ऑडिट पढ़ाते पढ़ाते मैंने खून पसीना एक किया हुआ है। कैमरे में क्या पता चलेगा, कैमरे में तो नजर आएगा ना खून है। तो नहीं कोई नहीं खा रहा, अब हो गया जो होना था, खराब हो। चलिए तो इंटरम डेट पे के फाइनल डेट पे, इंटरम डेट कौन सी होती है? बिफोर ईयर एंड, ठीक है। और फाइनल डेट क्या होता है? ईयर एंड वाली, ठीक है। क्या हम ईयर एंड से पहले भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? यस, उस प्रोसीजर को कहते हैं इंटरम ऑडिट। तो मुझे बताइए, कंफर्मेशन हम नॉर्मली तो फाइनल ऑडिट पे यानी ईयर एंड के बैलेंस को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन यूज करते हैं। क्या कंफर्मेशन का प्रोसीजर इंटरम डेट पे भी यूज हो सकता है? फर्ज कीजिए अगर इंटरम डेट यानी मिडिल वाली डेट में से किसी डेट पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर नहीं 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन को यूज करते हैं। 31 अक्टूबर पे डेटा ने बैलेंस कंफर्म कर दिया। मुझे बताइए क्या नवंबर और दिसंबर में कोई काम करने की जरूरत है? अभी भी है। तो बताइए अगर हम कंफर्मेशन को इंटरम डेट पे यूज करते हैं तो हमें फाइनल ऑडिट पे क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? बैलेंस कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ, अच्छा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन सी ट्रांजैक्शन में परफॉर्म करेंगे? सारे साल की ट्रांजैक्शन पे कि नवंबर दिसंबर की? क्योंकि जो शुरू के 10 महीने हैं वो तो आप वेरीफाई कर चुके हैं, ये नवंबर और दिसंबर के महीने के टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। फिर सैंपल सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन का मेजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करेंगे। ये किन ट्रांजैक्शन पे करेंगे?
नवंबर और दिसंबर की या सारे साल की? नवंबर दिसंबर की। और अगर फिर भी हमारी तसल्ली ना हो तो ईयर एंड पे दोबारा कंफर्मेशन लेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचें तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। यानी इंटरम डेट वगैरह कंफर्मेशन यूज करें तो फाइनल ऑडिट पे एडिशनल प्रोसीजर के तौर पे ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया ये? आगे चलते हैं। डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। कैसे डिसाइड? अब मुझे बताइए, क्या डेटर्स को, चलिए ये हमने लॉयर्स में और बैंक के केस में तो ये प्रोसीजर इररेलेवेंट है। कैसे इररेलेवेंट है? उसमें तो सारी की सारी पार्टीज को ही हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, लेकिन डेटर और क्रेडिटर्स में हम कैसे सैंपल बेस पे काम, तो कैसे सैंपल उठाएंगे? आंखें बंद करके कि कोई क्राइटेरिया सामने होगा। याद रखें, ये जो सिलेक्शन करनी है ना, ये बड़े हमने शातिराना अंदाज में करनी है, शातिराना अंदाज में करनी है, ऐसे कि क्लाइंट की किसी पार्टी में अगर कोई गड़बड़ होना तो हमारे सैंपल में आ जाए। क्योंकि सैंपल की बेस पे हम सारी पॉपुलेशन पे ओपिनियन देंगे ना, सैंपल की बेस, तो उस सैंपल में हमने कोशिश करनी है कि सारी चीजें कवर हो जाए। तो बताइए, आप जब सैंपल सेलेक्ट करेंगे किन किन चीजों को सामने रखेंगे? क्राइटेरिया क्या रखेंगे? क्राइटेरिया नंबर 1, मेजर पार्टीज को सेलेक्ट कर लो ताकि कम वक्त में ज्यादा एविडेंस मिल जाए। मेजर पार्टीज को सेलेक्ट कर लो। मेजर पार्टी से क्या मुराद होती हैं? जिनका बैलेंस बड़ा, अमाउंट बढ़े। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन है? रिस्की पार्टीज को सेलेक्ट करो। रिस्की पार्टीज में रिस्क बहुत सी चीजों की वजह से आ सकता है। जैसे डेटर्स में अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो रिस्की पार्टी से मुराद कौन कौन सी पार्टीज होंगी? ऐसी पार्टीज जो कि ओवरड्यू हो गई हैं, काफी अरसे से पैसे नहीं दिए, ठीक है। ऐसी पार्टीज जिनके पिछले साल की निस्बत इस साल का बैलेंस बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, उनमें भी रिस्क है। ऐसी पार्टी जिनका एक साल गुजर गया और पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, भी रिस्क ऑफ बैड डेट। अच्छा, और ऐसी पार्टीज जिनका बैलेंस नेगेटिव है, वो रिस्की हैं कि नहीं? कैसे रिस्की है? क्योंकि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव हर चीज में बैड डेट का रिस्क नहीं है। नेगेटिव में रिस्क ये होता है कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन मिसक्लासिफाइड तो नहीं हो गई, मिसक्लासिफिकेशन तो नहीं होगी। अब मुझे ये बताएं, इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। सच्चा वाकया बता रहा हूं, सच्चा लिस्टेड क्लाइंट था हमारा, उसकी इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव था और बदकिस्मती कि मैं ही इन्वेंट्री को वेरीफाई करना। मैंने कहा ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव, किसी टीचर ने नहीं बताया, ये हुआ कैसे? उन्होंने कहा सर यही तो आप देखने के लिए आए हैं। देखे, लिस्टेड क्लाइंट जो होते हैं ना, उनको पता होता है उनके क्या प्रॉब्लम है, वो खुद एंजॉय करते हैं। कहते हैं देखे सर, जब सिस्टम देखा पता चला क्लाइंट का सिस्टम क्या था, इन्वेंट्री का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी का मतलब ये होता है क्लाइंट के सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की तो पता चला क्लाइंट जब चीजें परचेज करता है तो एक गुड रिसीट नोट बनता है। क्लाइंट जब चीजें परचेज करता है गुड रिसीट नोट बनता है, उस गुड रिसीट नोट की बेस पे अकाउंट्स में एंट्री होती है परचेज। और जब क्लाइंट चीजें इश्यू करता है तो गुड डिस्पैच नोट बनता है, उस गुड डिस्पैच नोट की बेस पे सेल्स की एंट्री होती है। तो हुआ ये कि कुछ सिचुएशन में गुड रिसीट नोट गुम हो गए थे, गुड रिसीट नोट मिस हो गए थे, तो उन कुछ गुड रिसीट नोट की एंट्री नहीं हो, लेकिन इन्वेंट्री तो आ गई थी ना, क्लाइंट ने उसको बेच तो दिया होगा ना, तो क्लाइंट ने उनका गुड डिस्पैच नोट रिकॉर्ड कर लिया। गुड से नोट रिकॉर्ड नहीं हुआ, गुड डिस्पैच। अब जरा सोचें एनालिटिकली, इन अकाउंट के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा? बैलेंस नेगेटिव। तो इसका मतलब इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव हो तो मिस स्टेटमेंट की इंडिकेशन है कि, अब बताइए परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई, ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमें कैसे पता चला? किसी भी अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव होना मिस स्टेटमेंट की इंडिकेशन है। एक और क्लाइंट, एक और एग्जांपल, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट का ओवरऑल बैलेंस, ये भी लिस्टेड क्लाइंट है, फिक्स एसेट्स का ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव था, लेकिन फिक्स एसेट बैलेंस शीट में आ रही होती है एक टोटल की फिगर। क्लाइंट के पास 24.5 मिलियन के फिक्स एसेट्स हैं। जब हमने क्लाइंट्स पे पूछते हैं ना, भाई इसमें बताओ कौन कौन से फिक्स एसेट है, इसमें एसी कितने हैं, इसमें फर्नीचर कितने हैं, इसमें कूलर कितने हैं, वगैरह वगैरह, सारी लिस्ट बनाओ। तो क्लाइंट हमें लिस्ट देता है फिक्स एसेट की, उस लिस्ट को कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। उस लिस्ट को क्या कहते हैं? फिक्स एसेट रजिस्टर। जैसे इन्वेंट्री की एक लिस्ट होती है ना, स्टॉक शीट या इन्वेंट्री लिस्ट, जिसमें क्लाइंट की सारी इन्वेंट्री की डिटेल पड़ी होती है कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसी तरह फिक्स एसेट की भी लिस्ट होती है।
फर्क क्या है? इन्वेंट्री की लिस्ट को कहते हैं स्टॉक शीट, फिक्स एसेट्स की लिस्ट को कहते हैं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। फिक्स एसेट रजिस्टर में हर एसेट के कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू आ रही होती है। फिक्स एसेट रजिस्टर में हर एसेट की जब फिक्स एसेट रजिस्टर हमने देखा तो पता चला कुछ एसेट्स ऐसे थे जिनकी रिटर्न डाउन वैल्यू यानी बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट नेगेटिव थी। बताइए नेगेटिव में रिस्क है कि नहीं? गैस कीजिए क्या हुआ होगा? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स भी धड़ाधड़ डेप्रिशिएट हो। हालांकि जिस तरह इन्वेंट्री में रूल है ना कि ऑब्सोलीट स्टॉक को लहदा आइडेंटिफाई करो, उनकी WDV चार्ज करने, उनकी NRV की एडजस्टमेंट डालनी है, उसी तरह रूल है कि फिक्स एसेट रजिस्टर में से फुल्ली डेप्रिशिएटेड फिक्स एसेट को भी लहदा आइडेंटिफाई करो, और क्योंकि उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज क्लाइंट धड़ाधड़ एक ही फार्मूला लगाता था एक्सेल में, वो सारी किसी ने देखा ही नहीं WDV नेगेटिव आ रही है, मैंने भी नहीं देखा, वो फिर मेरे मैनेजर ने देखा। फिर मैनेजर ने जब देखा तो मुझे बड़े प्यार से समझाया कि फिक्स एसेट रजिस्टर में ये भी देखना होता है कि किसी फिक्स एसेट की वैल्यू नेगेटिव ना हो। भाई क्लियर हुआ? इसी तरह मुझे बताइए डेटर्स की अगर फिगर नेगेटिव है, डेटर्स की कोई रिस्क है? डेटर्स की फिगर नेगेटिव है, कोई रिस्क है? डेटर्स की फिगर नेगेटिव होने में क्या रिस्क है? डेटर्स पे डेप्रिसिएशन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डेटर्स की वैल्यू नेगेटिव हो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है, और अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब उसकी रीवैल्यूएशन हो गई है। डेटर की बैलेंस अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, कुछ डेटर का, इसका मतलब क्या है? जिस तरह इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव आ गया ना तो इसका मतलब ये हुआ परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की, सेल कर दी। उसी तरह डेटर का बैलेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि सेल रिकॉर्ड ही नहीं की, कि जो कलेक्शन आई है वो रिकॉर्ड कर दी। मे भी सेल रिकॉर्ड ही नहीं की या सेल किसी दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी हो। क्या ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो, लेकिन मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है। तो मुझे बताइए जो आपके नेगेटिव बैलेंसेस होंगे डेटर्स में, उनमें भी रिस्क है कि नहीं? रिस्क। तो ये क्राइटेरिया है पार्टीज को सेलेक्ट करने का। पहला मेजर पार्टीज को सेलेक्ट करना है, दूसरा रिस्की पार्टीज को। रिस्क बहुत सी रीजंस की वजह से हो सकता है। रिस्की पार्टीज को सेलेक्ट कर लिया, अच्छा तो बाकी पार्टीज जो ना मेजर है ना उनमें रिस्क है उनको छोड़ दें? नहीं, उनमें से भी सैंपल सेलेक्ट करें, रैंडम सिलेक्शन करें। क्यों? वो तो छोटी छोटी पार्टीज हैं, इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकती है। ये क्लियर हो गया? फिर इसका डिसाइड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या सीखा था हमने कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नहीं अदर इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म करवा। इसमें आपने मुझे बताया कि जी डेटर्स को लेटर सेंड करेंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, क्रेडिटर को सेंड करेंगे तो क्या हो सकती है, और फिर खास तौर पे आपने मुझे दो पार्टीज के बारे में बताया, बैंक और लॉयर। इसके बारे में तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते हैं, लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो क्या क्या। याद है ना आपको? नहीं याद? अगर आपको कहें सर नहीं याद, मैं भूल गया हूं, हाँ याद है? नहीं कहें मैं भूल गया हूं, हाँ भूल गए हैं तो जाइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 को पढ़ लीजिए, आपको याद आ जाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 को पढ़ लीजिएगा। जिसको भी कभी भूल जाए, क्या भूल जाए कि लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, जिसको भी कभी भूल जाए वो क्या करे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 को पढ़ ले, उसे याद आ जाएगा, उसे याद आ जाएगा। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन भी अब ये डिसाइड करना है क्या टाइप ऑफ कंफर्मेशन, के किस टाइप की कंफर्मेशन सेंड करनी है, पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है। सबसे अहम डिसीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब पॉजिटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, कब नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम डिसीजन हम आज सीखने जा रहे हैं क्या है कि कब पॉजिटिव कंफर्मेशन और कब, यानी कंफर्मेशन की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है और कब कौन सी टाइप यूज करते हैं, दोनों में फर्क क्या है, कब, इसको भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर लें, 2 मिनट के लिए। फिर डिसाइड कर लिया पॉजिटिव कंफर्मेशन यूज करनी है, क्या करें, कंफर्मेशन को टाइप करें, क्लाइंट से कहें सर आप इसको बराए मेहरबानी साइन कीजिए, क्योंकि क्लाइंट की ऑथराइजेशन होगी तो थर्ड पार्टी हमें इंफॉर्मेशन देगी ना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी हमें थोड़ी देगी, थर्ड पार्टी कहेगी आपको, हम तो आपको जानते नहीं है। तो इसीलिए क्लाइंट की तरफ से सिग्नेचर लेने हैं, ऑथराइज सिग्नेचर CFO के, और फिर लेटर सेंड कर देना।
ये लेटर हम अपने लेटर हेड पे भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोशिश होती है ये क्लाइंट की तरफ से जाए, ताकि डेटर को ये लगे कि क्लाइंट ने डेटर से कहा है कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन दो। क्या लगे डेटर को कि क्लाइंट ने डेटर को कहा है कि ए डेटर तुम हमारे ऑडिटर को इंफॉर्मेशन दो, और क्लाइंट के कहने पे डेटर क्या करे, फिर हमें इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देगा। फिर जब वो इंफॉर्मेशन आए तो आंखें बंद करके फाइल में लगाएं और सो जाएं कि पढ़ना चाहिए क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ना चाहिए क्या लिखा हुआ है और उसमें कुछ अजीब सी बात लिखी हो, अगर हम कंफर्मेशन लेटर को पढ़ें और उसमें अजीब सी बात लिखी हो, तो क्या हमें उसकी बेस पे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? बेस पे कंफर्मेशन को पढ़े, उसमें अजीब अजीब बातें लिखी हों, रिस्पॉन्स आए अजीब अजीब आए, तो हमें कोई फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? बड़े बड़े अजीब इंटरेस्टिंग होते हैं, आप प्रैक्टिस में जाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, चलें एक दो एग्जाम्पल पहले रूटीन की दे दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, जवाब आता ही नहीं है, जवाब आता ही नहीं। इस सूरत में क्या करना चाहिए हमें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। बाज़ औक़ात हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, जवाब आ जाता है और वो मैच करता है, इस सूरत में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। बाज़ औक़ात कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, जवाब आता है और वो डिफरेंट होता है, हमारा 10 लाख क्लाइंट का 6 लाख, इसमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? जो डिफरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इग्नोर करना चाहिए? कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया लेकिन डिफरेंट था, क्या करें? इन्वेस्टिगेट करें। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब ही नहीं आया, क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया, भाईजान आप कौन है और ये क्लाइंट कौन है? आप कौन है और क्लाइंट कौन है? अब क्या करें? इन्वेस्टिगेट। हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा। लग रहा है फेक सेल रिगार्ड की है, लग रहा है फेक सेल रिगार्ड की है। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया, भाईजान हम तो 2-3 दिन पहले चेक भेज चुके हैं, हम तो 2-3 दिन पहले चेक भेज चुके, आपको नहीं मिला अभी, क्या रीजन? रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या कोई गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट होगा। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया, हम तो 4 महीने पहले ही चेक भेज चुके हैं, ये भी कैश इन ट्रांजिट होगा? कौन सा ट्रांजिट होगा? कोई मरीज से भी अगर सेंड किया हो ना कैश इन ट्रांजिट, तो 2 महीनों में पहुंच जाए इधर। तो ये 4 महीने हो गए हैं, क्या इसका मतलब क्या है? कैशियर खा गया, क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़। भाई आखिरी एग्जांपल, कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया सुअस, सुअस क्या मतलब है? कह रहे पैसे देने तो हैं, ले सकते हो तो ले लो, रिस्क बढ़ा के नहीं बढ़ा? हाँ, कौन सा रिस्क? बैड डेट का। कि अब इस लेटर से कलेक्शन, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं, बहुत बड़े, सच में पढ़ के एक दफा मजा आ जाता है, यार इसने भेजा क्या, भेजा क्या। लेकिन फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है क्या? जो जवाब आया है उसके मुताबिक फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, जो जवाब आया है उसके मुताबिक फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। पर क्या जिम्मेदारी है? कंफर्मेशन का जो जवाब आया है उसके मुताबिक फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। स्टूडेंट फेल कहाँ होता है? जो भी जवाब आए, जो याद किए होते हैं प्रोसीजर, वो छाप देते हैं। वो कोई भी जवाब भेजे, कोई भी जवाब भेजे। एक क्वेश्चन में उसने कहा डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, डेटर ने कहा भाईजान ये डिफेक्टिव इन्वेंटरी थी, हम वापस कर चुके हैं, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने थे? 2, एक इन्वेंटरी को एनआरवी पे इंक्लूड करना था, शाबाश। दूसरा सेल्स को रिवर्स करना था, सेल्स को रिवर्स करना भूल गए, सेल को रिवर्स भी तो करना था ना। तो ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं, हमने क्या करना है? उसके जवाब के मुताबिक प्रोसीजर बताने हैं क्वेश्चन में, ये ध्यान में रखिएगा। समझ आया क्या? कि जो जवाब आया उसके मुताबिक, स्टैंडर्ड नहीं कि जो याद किया मैं हर जगह पे वही छाप दो। फेल होने वाला बच्चा ऐसे करता है, जो याद किए होते हैं ना वही छाप देता है। कि जनरल क्लाइंट कोई भी रीजन बता दे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे, जो भी सही साबित हुआ उसके मुताबिक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करवाएंगे, और अगर क्लाइंट रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, नहीं पास करता तो मॉडिफाइड ओपिनियन। अब ये 3-4 ना स्टैंडर्ड किस्म के प्रोसीजर, आपको पता है ये हर सिचुएशन में लग जाते हैं, वो कोई भी सिचुएशन पूछे यही छाप देते हैं, आई कैप 0 नंबर देता है। तो हमने जब भी जवाब आएगा, जवाब को पढ़ के
जो आपको पढ़ के उसके लिहाज से फर्दर प्रोसीजर बताने होंगे। भाई समझ आई ये बात? नहीं है, चले बाद में फिर कल के लेक्चर में फिर पढ़ेंगे इसको। जी भाई हाइब्रिड में कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने रोक दिया था उस वक्त, पूछिए अब। जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं आर्डर, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी इनका क्वेश्चन ये है कि सर हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, अगर कोई पार्टी ऐसी हो जो क्लाइंट के साथ मिलकर हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दे, जैसे बैंक को सेंड किया या लॉयर को सेंड किया, तो फिर क्या होगा? देखें, फिर इसका मतलब यह है कि ये फ्रॉड है जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक और कोलूजन के जरिए किया गया है। ये लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, इसमें फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। हमने अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है, हमने अपनी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फिर हमें कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर वो जो डेटर क्रेडिटर जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी होती है ना, उसके खिलाफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं। एससीसीपी उसको पकड़ लेता है कि भाई फ्रॉड था, तुमने फ्रॉड में हेल्प की, चलो तुम्हें भी एक्शन लें। खासतौर पे बैंक्स और लॉयर, चूंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं, बैंक्स खास तौर पे रेगुलेटेड होते हैं, ये कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि कोई गलत इंफॉर्मेशन जानबूझ के सप्लाई कर दे। लेकिन अगर कभी करें तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन लिया जाता है। वो फिर ऑडिटर के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। अगर क्लाइंट ने कहा है मेरा बैंक अकाउंट में 1 बिलियन पड़ा हुआ है और ऑडिटर ने बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, बैंक में 1 बिलियन तो क्या 1000 रुपया भी नहीं है, लेकिन बैंक ने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी 1 बिलियन है, तो याद रखिए अब अगर बाद में फ्रॉड सामने आता भी है तो इसमें एज ऑडिटर हम जिम्मेदार, क्योंकि हमने सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म किए और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली। अब जो भी एक्शन लिया जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से, वो उस पार्टी से लिया, बैंक से लिया जाएगा जिसने हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जी क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी नहीं, अल्टरनेटिव पर उनका क्वेश्चन यह कैसे पता चलेगा सर फ्रॉड? देखिए फ्रॉड कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। फ्रॉड की एक खास बात यह है, ये कभी ना कभी सामने, कुछ फ्रॉड 2 दिन के बाद सामने आ जाते हैं, कुछ 2 साल के बाद आ जाते हैं, कुछ बाद 5-6 साल भी लग जाते, लेकिन अल्टीमेटली सामने आ जाता है। क्योंकि देखिए अगर अब आप बताइए, कैश बैंक में 1 बिलियन पड़ा हुआ है, कंपनी ने नया प्रोजेक्ट चलाना है, लेकिन उसके लिए बैंक से 200 मिलियन का लोन मांग रही है किसी दूसरे बैंक से, बताइए आप सोचेंगे कि नहीं? आप कहेंगे भाई आपके पास जो बिलियन पड़ा हुआ है, आपको 200 मिलियन की क्या टेंशन है, वहां से क्यों नहीं ले लेते? वो क्योंकि रीजन बताएंगे जिससे आप शक में पड़ जाएंगे कि जिस बंदे के पास सरप्लस कैश हो उसे थोड़े बहुत पैसे दूसरों से मांगने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है ये सरप्लस कैश एग्जिस्ट नहीं करता फिर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के सिग्नल से फ्रॉड सामने आ ही जाता है। ठीक, हिस्ट्री रिसर्च हमें यह बताती है कि दुनिया में ऑडिटर जो फ्रॉड आइडेंटिफाई करते हैं ना, ऑडिटर वो 3रे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा फ्रॉड आइडेंटिफाई करती है भला? गैस कर सकते हैं? मैनेजमेंट। पहले नंबर पे है, 3रे नंबर पे है एक्सटर्नल ऑडिटर्स, दूसरे नंबर पे है इंटरनल ऑडिटर्स। पहले नंबर पे कौन है भला? पहले नंबर पे है वो फ्रॉड करने वाले जिनको उनका हिस्सा पूरा नहीं मिला होता, वो मुखबरी करते हैं। मुखबरी है ना इंडस्ट्री बात, वो मुखबरी करते हैं, अपने नाम से नहीं, कोई गुमनाम से ईमेल कर देंगे, गुमनाम सा फोन कर देंगे, लेकिन जब उनको उनका ड्यू पैसा नहीं मिलता वो कहते हैं ठीक है हमें नहीं मिला, हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। तो बहरहाल चलिए ये हमें समझ आ गया। अच्छा ये बात समझ आई, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन रिप्लाईज, क्या कहना चाह रहा है कि जब रिप्लाई आएगा उस रिप्लाई के ऊपर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। वो डिपेंड करता है केस क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर एंड पे थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन अगला, एंड पे प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड रीचिंग ए कंक्लूजन। फिर जब सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, कंफर्मेशन सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक समरी पेज बनाएंगे, क्लियर, जिसमें हम कंक्लूजन देंगे कि जी ओवरऑल हमने कितनी पार्टीज को लेटर सेंड किया था, कितनी का जवाब आ गया और एग्री करता था, कितनी का जवाब आया और वो डिसएग्री करता था, और कितने का जवाब आया ही नहीं। ये सारी हम समरी बनाते हैं और फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि नहीं। ये स्टेप समझ आ गए। अब इनमें जो आज हम स्टेप कवर करने जा रहे हैं, आज स्टेप कवर करने जो वो कौन सा है? टाइप ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक ए, बी और सी, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 3। इसीलिए मैं आपने देखा होगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल दी थी, आज दोबारा इसको डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं था लेकिन इसको भी डिस्कस किया थोड़ा सा,
ताकि कल के लिए बेस बन जाए। और मेन कंसेप्ट आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। 2nd, 2, 4 और 6 ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे चलते हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं? कंफर्मेशन सेंड करनी है किस टाइप की? पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है? क्या सीखने जा रहे हैं? कंफर्मेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? 2। कौन कौन सी? पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव। दोनों में फर्क क्या होता है? सुनिए, पॉजिटिव कंफर्मेशन, पहले अल्फाज सुन लें, अल्फाज से पहचानिए कंफर्मेशन कौन सी है। एक कंफर्मेशन लेटर हमने ड्राफ्ट किया, उसमें क्या लिखा? हमने लिखा ए लेटर, हमारी कंपनी, क्लाइंट कंपनी ने, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे 20 लाख रुपए वसूल करने हैं। आप बताइए आपने कितने अदा करने हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक? अगर 20 लाख हैं तो बताइए, अगर कम या ज्यादा है तो भी बताइए। अगर 20 लाख है तो भी बताइए, कम या ज्यादा है तो भी बताइए। एक कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन क्या है? ए डेटर, हमारी क्लाइंट कंपनी कह रही है उसने आपसे 20 लाख रुपए वसूल करने हैं, आप बताइए आपके मुताबिक कितने हैं। अगर तो आपके मुताबिक भी 20 लाख ही हैं तो रिलैक्स, कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा, हम समझ लेंगे क्या? बैलेंस एग्रीड। लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट है, अगर आपके मुताबिक बैलेंस 20 लाख से कम या ज्यादा है, तो आप हमें बैलेंस भी बताइए और उसकी रीजन भी बता दे क्यों फर्क है, अगर आपको पता है तो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक केस में हम कंफर्मिंग पार्टी से कह रहे हैं कि वो हर सूरत रिप्लाई करे, यानी चाहे एग्री करे चाहे डिसएग्री करे, हर सूरत रिप्लाई करे। और दूसरे केस में हम कह रहे हैं उससे कि अगर बैलेंस एग्रीड है रिप्लाई ना करे, अगर बैलेंस डिसएग्रीड है फिर रिप्लाई करें। तो जो पहली टाइप है इसे कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन में हम कंफर्मिंग पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें रिप्लाई करे इन ऑल केसेस। इन ऑल केसेस से मुराद क्या है? चाहे एग्री करती है फिर भी रिप्लाई करे और चाहे डिसएग्री करती है फिर भी रिप्लाई करे। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या होता है? हम रिक्वेस्ट करते हैं कंफर्म क्या कि वो रिप्लाई करे, कब? सिर्फ डिसएग्रीमेंट में। अगर बैलेंस एग्रीड है तो रिप्लाई ना करे। क्या नेगेटिव कंफर्मेशन? यस, नेगेटिव कंफर्मेशन लाउड होती है। क्यों? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? प्रॉब्लम लग रही है? अच्छा, आपको नेगेटिव में प्रॉब्लम लग रही है? मुझे तो पॉजिटिव में भी लग रही है। पहले बताइए पॉजिटिव में क्या प्रॉब्लम? नेगेटिव में तो आपने ढूंढ लिया, मुझे पता पॉजिटिव में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी बगैर किसी वेरिफिकेशन के साइन स्टैंप करके जवाब दे दे। हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी बगैर किसी वेरिफिकेशन के साइन स्टैंप करके जवाब, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यह है रिस्क पॉजिटिव में। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या रिस्क है? हो सकता है कंफर्मेशन लेटर पहुंचा ही ना हो, रास्ते में गुम हो जाए। हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी ने उसे डिसरिगार्ड कर दिया हो। डिसरिगार्ड का लफ्ज आपने सुना पहले कभी? रिगार्ड का क्या? जब कहा जाए मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूं, क्या मतलब है? मैं आपकी बहुत ऑनर करता हूं। चेक डिसऑनर सुना है? डिसऑनर और डिसरिगार्ड एक ही मतलब है। जिस तरह चेक डिसऑनर हो जाए उसी तरह कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी डिसरिगार्ड हो सकती है। डिसरिगार्ड का मतलब क्या? इग्नोर। क्लाइंट हो सकता है नेगेटिव कंफर्मेशन को इग्नोर कर दे। अगर क्लाइंट पॉजिटिव कंफर्मेशन को इग्नोर करेगा ना तो हम सेफ साइड पे हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है जवाब नहीं आया, हमने अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस लेना है। लेकिन अगर नेगेटिव कंफर्मेशन को डिसरिगार्ड करता है तो हम मानी बैठे होंगे कि ठीक है, हालांकि असल में तो उसने चेक ही नहीं किया। तो बताइए पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव में से ज्यादा रिलायबल कौन है? पॉजिटिव कंफर्मेशन। और निस्बतन लेस रिलायबल कौन है? नेगेटिव कंफर्मेशन। लेस रिलायबल क्यों है? इसलिए कि इसमें कोई एक्सप्लिसिट एविडेंस नहीं होता। इसमें हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट एविडेंस यानी कोई कंफर्मेशन का जवाब मौजूद नहीं है। एब्सेंस ऑफ कंफर्मेशन को हम समझते हैं कंफर्मेशन पहली है, यानी नो न्यूज इज गुड न्यूज। यहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन में जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो इसका मतलब है बैलेंस एग्रीड है। तो इसमें हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद होता है, कोई क्लियर कोई स्पेसिफिक एविडेंस मौजूद है। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पेसिफिक एविडेंस मौजूद नहीं होता, ठीक है। और कंफर्मेशन में भी लॉस्ट
ड्यूरिंग ट्रांसमिशन या कंफर्मेशन में भी डिसरिगार्डेड, मे बी लॉस्ट और मे बी डिसरिगार्डेड का मतलब समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है पॉजिटिव कंफर्मेशन में भी रिस्क है, नेगेटिव कंफर्मेशन में रिस्क है। एग्री करते हैं? पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या रिस्क है? एक थर्ड कंफर्मिंग पार्टी विदाउट चेकिंग, विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन साइन एंड स्टैम्प करके हमें कहेगी बैलेंस एग्री करता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये रिस्क, हालांकि ये मोर रिलायबल है, लेकिन पॉजिटिव कंफर्मेशन में भी रिस्क है क्या? कि कंफर्मिंग पार्टी रिप्लाई करेगी विदाउट। इसीलिए पॉजिटिव कंफर्मेशन के दो मेथड है। एक है मेथड 1, अगर आपको यकीन हो कि क्लाइंट चेकिंग करके जवाब देगा तो आप मेथड 1 यूज करें, जिसमें हम कंफर्मेशन के अंदर बैलेंस भी मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर आपको शक हो क्लाइंट विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन रिप्लाई करेगा तो फिर मेथड 2 यूज करें। मेथड 2 को ब्लैंक कंफर्मेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बैलेंस मेंशन नहीं होता। अच्छा अब देखें, हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारे क्लाइंट ने आपसे कुछ पैसे वसूल करने हैं, आप अपने रिकॉर्ड चेक करके बताइए आपने कितने पैसे देने हैं। अब कंफर्मिंग पार्टी क्या करेगी? कंफर्मिंग पार्टी साइन करके ये कह सकती है यस एग्रीड, उसे अपना रिकॉर्ड चेक करके बताना होगा। ये ब्लैंक कंफर्मेशन कहलाता है। ये तरीका ज्यादा बेहतर है उस वक्त जब आपको लगे क्या कि कंफर्मिंग पार्टी बगैर वेरिफिकेशन के जवाब दे देगी। ये सेकंड फर्क समझ आया मेथड 1 और मेथड 2 में? तो पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिस्क है क्या? है मोर रिलायबल, लेकिन क्या फिर भी रिस्क है? क्या रिस्क है? कंफर्मिंग पार्टी बगैर वेरिफिकेशन के हमें रिप्लाई सेंड कर देगी। इस रिस्क को कैसे दूर किया जा सकता है? ब्लैंक कंफर्मेशन के जरिए। ब्लैंक कंफर्मेशन का मतलब क्या है? कंफर्मेशन बैलेंस बताएंगे ना। अगर मुझे यकीन है ये बंदा कॉम्पिटेंट है तो मैं पता है क्या कहूंगा इसको, भाई साथ वाले रूम में जाके देखो कि क्या वहां पे 100 चेयर्स मौजूद हैं। अगर बंदा कॉम्पिटेंट, अगर मुझे रिस्क है ना कि कॉम्पिटेंट नहीं है, ये सही चेकिंग नहीं करता, तो मैं इसे ये नहीं कहूंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा, काउंट करके आओ और बताओ कितनी चेयर्स हैं, कितनी चेयर्स हैं, ताकि ये काउंट करके आगे बताए। इसी तरह अगर हमें लगे कि कंफर्मिंग पार्टी जो है वो बगैर चेकिंग के जवाब दे देगी तो हम फिर बैलेंस को इंक्लूड ना करें, ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करें जिसमें बैलेंस इंक्लूड। एग्जांपल समझ आ रही है? ये एग्जांपल हमने 2 और जगह पे भी यूज करनी है। ये बैलेंस नॉट मेंशन वाली कि जब रिस्क ज्यादा होना तो लोगों को बैलेंस ना बताओ, उनसे कहो खुद चेक करके बताएं क्या है। अच्छा पॉजिटिव कंफर्मेशन में हालांकि ज्यादा रिलायबल है, इसमें भी रिस्क है, उस रिस्क का इलाज भी सीख लिया। नेगेटिव कंफर्मेशन में भी रिस्क है। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या रिस्क है? कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लॉस हो जाए या कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड करे, इग्नोर कर दे, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे, और हम क्या समझ रहे होंगे ठीक हो गया, बैलेंस एग्री हो गया। तो नेगेटिव कंफर्मेशन में भी रिस्क है। इसीलिए नेगेटिव कंफर्मेशन की इजाजत तो स्टैंडर्ड ने दी है, लेकिन सिर्फ उस वक्त। कब? नेगेटिव कंफर्मेशन यूज तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उस वक्त जब कंडीशंस पूरी हो रही हो, 4 कंडीशंस पूरी हो रही। यानी नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं लेकिन कब? सिर्फ उस वक्त जब 4 कंडीशंस पूरी हो रही, वरना नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा क्यों है? पॉजिटिव कंफर्मेशन के साथ कंडीशंस नहीं लगाई, नेगेटिव कंफर्मेशन के साथ 4 कंडीशंस क्यों लगा रहा है? इसलिए कि नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल है। इसमें रिस्क है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है या डिसरिगार्ड हो सकता है। अब ये कंडीशंस आपने गौर से समझनी है, क्योंकि केस स्टडी में आपको ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। ये पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्रक्स आ गया, इसको गौर से समझना। समझते क्या जा रहे हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करने के लिए 4 कंडीशन कौन सी पूरी करनी पड़ेगी? क्या सीखने जा रहे हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करने के लिए 4 कंडीशंस कौन सी पूरी करनी पड़ेगी। अब इसको गौर से सुनिएगा, पूरे लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा है अगले 7-8 मिनट। अटेंटिव होकर क्या सीखने जा रहे हैं कि नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज करने के लिए 4 कंडीशन कौन कौन सी पूरी करनी है। पहला सूल तो ये सुनने हैं कि चारों की चारों कंडीशन पूरी करनी है। अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही, नेगेटिव कंफर्मेशन यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? पहली कंडीशन सुनिए, क्या?
large number of small balances. Population consists of large number of small balances. Large number of small balances. एक होता है कंसेप्ट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, एक होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, दोनों में फर्क है। नहीं समझ आया ना भाई? एंड वाले भाई नहीं समझ आया ना? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस का मतलब क्या है? काफी ज्यादा छोटे छोटे अमाउंट के बैलेंसेस हैं, छोटी अमाउंट्स के काफी ज्यादा, हजारों चूंटियां। और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस का मतलब क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस का बड़े बड़े थोड़े से बैलेंस, बड़े बड़े थोड़े से, 4-5 हाथी, 4-5 हाथी, हजारों चूंटियां, 4-5। नहीं, कंसेप्ट अभी भी समझ नहीं आया, नहीं समझ। फर्ज कीजिए आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वो एक बैंक है, बैंक में आपने अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी प्रोसीजर परफॉर्म किया, तो आपको पता चला बैंक के कस्टमर्स दो तरह के होते हैं, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वो कंपनीज जिन्होंने उनमें मिलियंस की ट्रांजैक्शन होती हैं, और सैलरीड पर्सन वो जो कि महीने की तनख्वाह मिलती है और उसमें से पूरा महीना में कैश विड्रॉ करते रहते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट सिर्फ चंद एक हैं, 8-10 हैं, और लेकिन उनका बैलेंस मिलियंस में है, अकाउंट बैलेंस मिलियंस में है। लेकिन जो सैलरीड पर्सन है वो बहुत से हैं, वो 250-300-400 हैं, लेकिन उनका बैलेंसेस हजारों में है। जरा सोच के बताइए किस पे पॉजिटिव कंफर्मेशन यूज करेंगे, किस कैटेगरी पे नेगेटिव? कंपनी वाले केस में पॉजिटिव, और नेगेटिव सवाल को बदल रहा हूं, नेगेटिव कंफर्मेशन किस क्लास पे यूज करेंगे? सैलरीड। क्यों भला? क्योंकि ये है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। आप समझे? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। स्मॉल बैलेंसेस का मतलब स्मॉल अमाउंट्स, लार्ज नंबर का मतलब तादाद। तो जब तादाद बहुत ज्यादा हो छोटे छोटे, इसका मतलब है चूंटियों को नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, हाथियों को पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है। ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। क्वेश्चन में कैसे पहचान देंगे कौन सा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है और कौन सा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है? क्वेश्चन में कैसे पहचान देंगे? क्वेश्चन दे के तो 1 मिनट, क्योंकि केस स्टडी है तो साथ ही साथ मैं आपसे कंफर्मेशन भी लेना चाहता हूं कि वाकई आप समझ आ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए अपने। 189 बताइए, इसमें से एक कैटेगरी बतानी है जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस वाली हो, और कोई सी एक कैटेगरी बतानी है जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, और कोई एक जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस वाली हो। 1 मिनट है रे, ये भाईजान ये बताएं, 1 मिनट है, जरा गौर से सुनिएगा। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस कौन सी कैटेगरी है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस डिस्ट्रीब्यूटर, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। ये देखा, मैं आपको कोई अमाउंट नहीं बता सकता कि 5,000 से कम स्मॉल 5-50, नहीं, ये आपको केस स्टडी में क्लासेस का कंपैरिजन करके कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, सिर्फ 12 पार्टीज हैं 75, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिक क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। अच्छा, बाकी होलसेलर और रिटेलर पे अभी आप ना सोचें कि ये दरमियान वाली पार्टी है, ये किधर जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर अभी पहले बताएंगे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस। ये समझ आ गया? आगे चलते हैं। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज लो। रिस्क लो है। अच्छा, वैसे रिस्क लो होना तो आपके पास एक ऑप्शन यह है कि कंफर्मेशन यूज ही ना करें, लेकिन फर्ज करें बड़ा दिल कर रहा है कि हमने कंफर्मेशन पढ़ी है, रिलायबल एविडेंस है, हमने यूज करनी ही करनी है, तो फिर कौन सी यूज करनी चाहिए? रिस्क नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करना। पहले वाला पॉइंट आपको क्वेश्चन में क्लासेस देख के खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस वाला है कि लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस वाला है। दूसरे वाला पॉइंट इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क इज लो, ये क्वेश्चन में आपको उसने खुद से दिया होगा, ये क्वेश्चन में उसने आपको खुद से कहा कि इनहेरेंट रिस्क लो है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ये तीसरा, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड।
वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। किसी का भी मतलब समझ नहीं आया, ना वेरी लो का मतलब समझ आया, ना एक्सेप्शन रेट का मतलब समझ आया, ना एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा ख्याल है, अंदाजा है कि एक्सेप्शन रेट वेरी लो होगा। एक्सेप्शन रेट किसको कहते हैं? अच्छा, एक्सेप्शन किसको, आपको याद हो क्या एक लेक्चर में मैंने बताया होगा, एक्सेप्शन हो, डिसएग्रीमेंट, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, इन सब का एक ही मतलब होता है। एक्सेप्शन, डिसएग्रीमेंट, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रा। इसका मतलब ये होता है कि एक सोर्स और दूसरे सोर्स के दरमियान में फर्क है, ये बताया हुआ ना। तो एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या है? आपने क्लाइंट से कहा 10 लाख का बैलेंस वसूल करना है, क्लाइंट ने कहा मैंने तो 8 लाख देने हैं। कंफर्मिंग पार्टी लेटर सेंड किया, उसमें क्या बैलेंस लिखा हुआ है? 10 लाख। और कंफर्मिंग पार्टी ने क्या जवाब दिया? ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। इसे कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। और अगर कहे 12 लाख है तो भी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन मतलब समझ आ गया? एक्सेप्शन रेट का क्या मतलब है? कि कितनी पार्टीज का फर्क है। अगर आपको लगे कि 100 कंफर्मेशन सेंड करें ना तो 30 का जवाब में फर्क आता है, 100 कंफर्मेशन सेंड करें तो 30 का 70 का मैच कर जाता है, 30 के जवाब में फर्क आता है। तो एक्सेप्शन रेट क्या होगा? 30%। और अगर आपको लगे कि 100 कंफर्मेशन लेटर सेंड करें ना तो 4 का फर्क आता है, एक्सेप्शन रेट कितना है? 4%। अब बताइए लो है कि हाई है? और 30%, 5%, एक्सेप्शन रेट 5% हो तो, और 25% हो तो, अगर एक्सेप्शन रेट 10% हो तो, और 20% हो तो, 12 हो तो, 18 हो तो, 14% हो तो, और 16% हो तो, 15% हमारा बेंचमार्क है। पहले बताया एक्सेप्शन रेट समझ आ गया क्या है? एक्सेप्शन रेट का मतलब है कि कितनी पार्टीज डिसएग्री करेंगी। अगर हमें शक होना कि ज्यादा पार्टीज डिसएग्री करेंगी तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड नहीं करते, पॉजिटिव करते हैं। और ज्यादा पार्टी से क्या मुराद है? 15% से ज्यादा। ये वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में 15% नहीं लिखा हुआ, एक है ना मटीरियलिटी लेवल 5%, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन एक्सेप्शन रेट कितने % होना चाहिए ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, लेकिन हमने पास्ट पेपर के सॉल्यूशन वगैरह को सामने रख के ये परसेंटेज निकाली है, कितनी? 15। तो एक्सेप्शन रेट का मतलब समझ आ गया, वेरी लो का मतलब समझ आ गया, इज एक्सपेक्टेड। ये तो लिखा हुआ ऐसे 3 मिनट जाएगी, 15% तो लिखा हुआ, देख के बता रहे थे। क्या बात, मैं भी कहूं आपको तो 6% पे कह देना चाहिए था हाई है, क्योंकि आप मटीरियलिटी लेवल चेंज में होना चाहिए था ना आपके। अच्छा ये चले बार याद रखिएगा, मटीरियलिटी लेवल की परसेंटेज क्या है? 5% ऑफ प्रॉफिट। और एक्सेप्शन रेट की परसेंटेज क्या है? 15%। यानी जितने सेंड किए कितनों का डिसएग्रीमेंट हो, ये आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगी। एक्सेप्शन रेट आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर, अब वो पता कैसे देगा? वो सीधे तरीके से देगा भी नहीं, वो कहेगा आपने 60 पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उसमें से 60 पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, 52 का आंसर आया, रिप्लाई आया और वो एग्री करते थे। कैलकुलेट करें एक्सेप्शन रेट, कैलकुलेट करें एक्सेप्शन रेट। 10% कहां से आया? एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट ऐसे एग्जाम केस स्टडी में ऐसे कैलकुलेशन करवाएगा। करें करें, शाबाश करें। ये हाइब्रिड वाले भाई मुझे बताइए कितनी परसेंटेज आती है? हाइब्रिड वाले भाई बताइए कितनी परसेंटेज आती है? 60 लेटर सेंड किए, 52 का रिस्पांस आ गया और वो एग्री करता था। इसका मतलब क्या है? बाकी का डिसएग्री करता था। तो कितने परसेंट हुआ? 8 डिवाइडेड बाय 60, 13.3। तो बताइए ये एक्सेप्शन रेट हाई है कि लो है? लो है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट थी कि नहीं थी? प्रोवाइडेड बाकी की कंडीशन भी पूरी हो रही है। चारों कंडीशन पूरी होंगी तो फिर ही कंफर्मेशन नेगेटिव यूज कर सकते हैं ना। हाँ बाद में पता चलेगा, लेकिन बाद में भी तो कमेंट कर सकते हैं। क्रिकेट मैच होता है कुछ कमेंटेटर होते हैं मैच से पहले कमेंट कर रहे होते हैं कि टॉस जीते तो बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए। ये एक्सपर्ट लोगों का काम है।
और कुछ होते हैं मैच के रिजल्ट के बाद कमेंट कर रहे होते हैं, नहीं कैप्टन को पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी। बाद में हम जैसे भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट पता है ना, तो जो जो कुछ कैप्टन ने किया है ना, हम कहते हैं इसको ये नहीं, इसको दूसरा कुछ करना चाहिए था, ऐसे। तो बाज़ औक़ात केस स्टडी में आपको कहेगा आप सीनियर हैं और आपने गाइड करना है अपनी टीम को कि नेगेटिव कंफर्मेशन किस सिचुएशन में यूज करें, किस में ना करें। ये तो प्रॉपर तरीका है। बाज़ औक़ात ये भी कहता है आपकी टीम ने नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर ली है, आप बताइए उन्होंने सही फैसला किया कि नहीं। मैच के बाद कमेंट करवाने को कह रहा है, तो जब मैच के बाद कमेंट, तो क्राइटेरिया तो वही रहेगा ना। हम कहेंगे अगर एक्सेप्शन रेट हाई है तो हम कहेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन यूज नहीं होनी चाहिए थी, और अगर एक्सेप्शन रेट लो है तो कहेंगे सही हुई है। ठीक है ना। 3 कंडीशंस हो गई। कौन कौन सी? नेगेटिव कंफर्मेशन कब एप्रोप्रिएट है? जब चारों कंडीशन पूरी है। 4 कौन से? When large number of small balances, inherent risk control is low, very low exception rate is expected. 4th, confirming party will not disregard request. अच्छा, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड दिस रिक्वेस्ट। ये पूरी, इसका मतलब पता क्या है? कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट, कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। यानी ऑडिटर के ख्याल में कंफर्मिंग पार्टी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेगी। यानी रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी के पास आई होगी, कंफर्मिंग पार्टी ने उसको अपने रिकॉर्ड से मैच किया होगा, अमाउंट टैली हुई होगी, फिर उसने साइड पे किया होगा। रिक्वेस्ट को देखते ही साइड पे नहीं कर दिया होगा। अगर रिक्वेस्ट को देखते ही साइड पे कर दे तो हम क्या कहेंगे? कंफर्मिंग पार्टी ने रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड किया है। और अगर कंफर्मिंग पार्टी चेक करके मैच हो तो फिर साइड पे रखे तो हम क्या कहते हैं? कंफर्मिंग पार्टी डिड नॉट डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। तो बताइए, अगर आपको पता हो कि कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड कर देती है रिक्वेस्ट को, तो नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे? जब नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव कंफर्मेशन। चारों कंडीशन समझ आ गई। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया जो एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। अब आपको एक टिप की बात बता रहा हूं, गुर की बात, तजर्बे की बात, जो आप खुद से अगर सीखे तो 15-20 केस स्टडीज करने के बाद सीखेंगे। आपको अभी बता रहा हूं गुर की बात। क्या? एग्जाम में आपसे अगर ये पूछे कि बताओ इस सिचुएशन में पॉजिटिव कंफर्मेशन के नेगेटिव, आपने देखना है पहले 4 कंडीशन। अगर चारों कंडीशंस पूरी हो रही हो, चारों, तो आपने क्या कहना है? नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट। अगर एक कंडीशन भी वायलेट हो रही है, आपने कहना है नेगेटिव इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड पॉजिटिव इज एप्रोप्रिएट। ये बात समझ आ गई। अब एग्जाम में उसके जो मैक्सिमम दाव पेच हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैक्सिमम दाव पेच, मुझे ये बताइए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही थी। यानी कौन कौन सी कंडीशन? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल इज लो, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड। चारों की चारों कंडीशन पूरी हो रही हो तो कौन सी कंफर्मेशन? नेगेटिव। एग्री करते हैं? अब अटेंटिव होके जरा पूरे लेक्चर का सारा फोकस इस कंसेप्ट के ऊपर ले आए, ये आपको पे बैक करेगा। अगर केस स्टडी में चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट। अगर 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं और 2 नहीं हो रही, पॉजिटिव कंफर्मेशन है, नेगेटिव तो नहीं करेंगे। चारों कंडीशन पूरी हो रही है, नेगेटिव। 2 पूरी हो रही है, 2 नहीं हो रही। 3 पूरी हो रही है, 1 नहीं हो रही। अच्छा, अगर 2 पूरी हो रही है, 2 नहीं हो रही तो नेगेटिव। अब आगे सुने, 2 पूरी हो रही हैं और 2 के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। ये है आई क्या पूछता है। 2 कंडीशन पूरी, वो कह रहा है क्वेश्चन में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, ये भी बता दिया, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, ये भी बता दिया। बाकी 2 कंडीशंस के बारे में साइलेंट है। तो एज्यूम करेंगे कि जो कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं वो भी फुलफिल हो रही हैं, वो कंडीशन लेके ये assumption लिखनी है। assumption it is assumed that following other conditions are also met। और फिर कौन सी कंफर्मेशन? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं लिखना, नेगेटिव नहीं। assumption वही लिखनी है जो मैं लिखवा रहा हूं। क्या भला? इट इज assumed that following other conditions are also met, और फिर उसके बाद
नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं समझ आई बात की? नहीं समझ आई, फिर से बताइए। अगर केस स्टडी में चारों कंडीशन पूरी करवाए, 3 पूरी करवाए, 1 ना करवाए, 3 पूरी करवाए, 1 के बारे में साइलेंट है, नेगेटिव, लेकिन एज्यूम करके बाद। ये अजम्पशन लिखना लाजमी है, जो अजम्पशन नहीं लिखेगा मार्क्स वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों नहीं लिखनी, सिर्फ एक लिखनी है। क्या? एज्यूम कि फुलफिल हो रही है। नहीं बताया तो मतलब फुलफिल। कंसेप्चुअली आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन एग्जाम में मैंने आपके टाइम भी बचाना है, क्योंकि दूसरी अजम्पशन का नंबर कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका वक्त जाया होगा। भाई बात समझ आई? अच्छा, आखिरी कंसेप्ट भैया, बात समझ आ? ये सब जिसको ये पॉइंट समझ आ गया ना, और ये 4 कंडीशन याद हो गई, आज का लेक्चर उसका पार है। बाकी रूटीन का काम, बाकी ऐसा काम देखे, कुछ चीजें हर सब्जेक्ट में ऐसी होती है वो स्टूडेंट खुद भी कर सकते हैं। पढ़ा हम लेते हैं, आप शायद ये पढ़ते ना, ये खुद भी पढ़ के समझ सकते थे। अंदर की चीजें मैंने आपको बता दी, वो नहीं समझ सकते थे केस स्टडी में इसको कैसे टेस्ट करता है, क्या क्या सेशन आती है। लेकिन सबसे अहम चीज जो आज आपने सीखी है ना, सबसे अहम चीज वो 4 कंडीशन नेगेटिव कंफर्मेशन की, और ये केस स्टडी के लिए टिप। अच्छा मुझे बताइए, अगर 4 कैटेगरीज दे दे आपको और कहे हर कैटेगरी के बारे में बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, नंबर है 4, तो बता देंगे? हर एक का कितना नंबर हुआ? अब सुने, अगर उसने कंडीशन कैटेगरीज दी 4 और हर कैटेगरी के बारे में आपसे पूछ रहा है बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और नंबर दे दिए 8, 2 नंबर की एक कैटेगरी, ये खा गए मार, ये खा गए मार। कोई इसमें बता सकता है क्या करना? कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर पॉइंट को नहीं। आपने सिंपल ये करना है कि इस 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह हर कैटेगरी का डिसीजन करना है कि इसमें कंडीशन पूरी हो रही है, ये नेगेटिव, इसमें नहीं हो रही नेगेटिव, पूरी हो रही है पॉजिटिव, नहीं हो रही नेगेटिव। ये लिखना ये तो लिखना है। एडिशनली क्या लिखने हैं? ये 4 पॉइंट कि नेगेटिव कंफर्मेशन का डिसीजन इन 4 पॉइंट्स की बेस पे होता है। फिर जिस कैटेगरी में 4 पॉइंट पूरे हो रहे हो उसमें नेगेटिव, जिसमें नहीं हो रहे उसमें पॉजिटिव। यानी अगर केस स्टडी के मार्क्स ज्यादा हो, जब कभी आपसे पूछे बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और केस स्टडी के मार्क्स हो, आपने क्या करना है? चारों कंडीशन को रिप्रोड्यूस करना है। ये स्टूडेंट भूल जाते, सारी केस स्टडी बेहतरीन कर देते हैं, 8 में से फिर 4 नंबर आते हैं। ये वैसे है, मैं पर्सनली अगर अपनी फीलिंग बताऊं ना, ये ज्यादती है स्टूडेंट के साथ। अगर आई कैप चाहता है ना हम उसको ये कंडीशन बताए, तो भाई रिक्वायरमेंट का हिस्सा बनाए, पार्ट ए में पूछ रहे कंडीशन बताओ, पार्ट बी में पूछ रहे डिसीजन करवाओ। लेकिन आई कैप इस तरह की हाइड एंड सीक किस्म की गेम खेलता है, वो हिडन रिक्वायरमेंट एक तरह से उसकी होती है जो स्टूडेंट इंटरप्रेट नहीं कर पाता। मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि हमारे फेल होने वाले स्टूडेंट में से तकरीबन आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज उतना ही होता है जितना पास होने वाले स्टूडेंट का। फर्क सिर्फ यह है कि वो इस तरह की जो हिडन रिक्वायरमेंट्स है ना, इनका अंदाजा नहीं लगा पाते, वो टू द पॉइंट पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं और कुछ ईजी मार्क्स लूज कर जाते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, लेकिन पेपर में अगर एक क्वेश्चन में भी इस तरह की उसने हरकत कर दी ना जो कर देता होता है, तो इसका मतलब आपके 4-5 नंबर गए, जो कि आसानी से आप ले सकते थे, आसानी से आप ले सकते थे। तो इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि साथ साथ आपको बताता चलूं कि इन चीजों का ध्यान रखना है। जब मार्क्स ज्यादा हो तो ये पॉइंट्स में साथ ऐड करने हैं। भी क्लियर हो गया? अच्छा चलिए, आज की आपकी होम असाइनमेंट सुनने क्या है। आज की क्या है होम असाइनमेंट आपकी? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 और 3, इन तीनों के एंड के जो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है, इन तीनों के एंड के कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन, ये आपकी होम असाइनमेंट है। और कल टेस्ट 1 और टेस्ट 2 साथ लेके आइएगा, इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।